तो बच्चे आज की क्लास में हम कर रहे हैं स्टोक थ्योरम। तो सबसे पहले सेक्शन ए में ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। तो आपको ये लाइनिंग लिख कर आनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोक थ्योरम का यूज़ जो है वो एक लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो लाइन इंटीग्रेशन को जब भी सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होगा तो हम स्टोक थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो एस से स्टोक और एस से समझ लेना लाइन को सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए, या उल्टा भी कह सकते हैं, सरफेस भी लाइन इंटीग्रेशन के बराबर होता है, तो इसे स्टोक थ्योरम कहते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ अराउंड एनी क्लोज कर्व सी इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब लाइन इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? सरफेस इंटीग्रेशन के। अब सीधा यहाँ आ जाओ बच्चे, लाइन इंटीग्रेशन। अच्छा, ये अंदर जो लाइनें लिखी हुई हैं वो ये लिखी हुई हैं कि फंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, यानी जो भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं बनेगी। तो बेसिकली लाइन इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम किस थ्योरम का यूज़ करते हैं? स्टोक थ्योरम। तो लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और वो बराबर होता है सरफेस इंटीग्रेशन एस डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। तो बेसिकली जब भी हमें क्वेश्चन में ई वैल्यूएशन कहेगा तब तो हम सिर्फ ये आर एच एस सोल्व कर लेंगे और आंसर निकाल देंगे। पर अगर वो वेरीफाई बोलेगा तो हमें ये साइड भी सोल्व करनी पड़ेगी और ये साइड भी सोल्व करनी पड़ेगी, और अगर दोनों बराबर आ गई तो स्टोक थ्योरम वेरीफाई। तो बच्चे अब ये चीज़ें कैसे सोल्व करते हैं वो सब देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर एन कैप क्या चीज़ है? बच्चे एन कैप का मतलब है आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, यानी आपकी सरफेस मान लो एक्स वाई प्लेन में है तो उसका परपेंडिकुलर एन कैप कहलाएगा। तो एक्स वाई सरफेस है अगर अपनी, तो बच्चे उसका परपेंडिकुलर हो गया जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन होती है के कैप, तो उस केस में एन कैप का मान हो जाएगा के कैप। ऐसे ही मान लो आपकी सरफेस वाई जेड प्लेन में है, तो अगर वाई जेड प्लेन में है तो उसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब एन कैप का मतलब आई कैप। तो इस तरीके से हम एन कैप को निकाला करेंगे। तो हमारी सरफेस जिस प्लेन में होगी उसका परपेंडिकुलर हमारा एन कैप कहलाएगा। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो इवेल्युएट कह रहा है या वेरीफाई कह रहा है। अगर इवेल्युएट कह रहा है तो आपकी मर्जी है, चाहिए आप इस साइड को सोल्व कर लो चाहे इस साइड को, बस आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो अधिकतर हम इसी का काम करेंगे, हम सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन करना थोड़ा इजी है, थोड़े कम स्टेपों में काम चल जाता है। जबकि लाइन इंटीग्रेशन के लिए हमें जितनी लाइनें होंगी उस ग्राफ के अंदर उन सब का इंटीग्रेशन वन बाय वन करना होगा और फिर उनको जोड़ना होगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है और ये थोड़ा शॉर्ट प्रोसीजर है। तो ई वैल्यूएशन के अंदर हम सिर्फ सरफेस इंटीग्रेशन निकाल देंगे और उसका आंसर आ जाएगा। तो क्या कहता है पहले क्वेश्चन में? कहता है यूजिंग स्टोक थ्योरम, स्टोक थ्योरम का यूज़ करके इवैल्यूएट, यानी सिर्फ मान ज्ञात करना है। किसका? इंटीग्रेशन सी एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डी वाई। तो हमें इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है बाय द हेल्प ऑफ स्टोक थ्योरम। अब बच्चे ये चीज़ को आप कंपैरिजन करोगे स्टोक थ्योरम के इस हिस्से से, क्योंकि देखो क्लोज कर्व जहाँ लिखा होता है वो हमारा लाइन इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है, और उसने बोला भी है कि सी जो क्लोज कर्व है वो किस शेप में है? एक स्क्वेयर। सी क्लोज शेप होनी चाहिए, वो शेप कैसी भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में वो सी क्लोज कर्व कैसी शेप में है? एक स्क्वेयर, एक वर्ग, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। यानी जो हमें सरफेस दे रखी है वो एक स्क्वेयर है, एक वर्ग है, और वो एक्स वाई प्लेन में है। अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो उसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के कैप। तो इस क्वेश्चन में एन कैप का मान हमें मिल चुका है, कितना? के कैप। और क्योंकि हमारी सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो डी एस का मतलब होता है सरफेस किस किस प्लेन में है। तो सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो डी एस का मान हो जाएगा डी एक्स डी वाई। ऐसे अगर वाई जेड प्लेन होता तो डी एस का मान हो जाता डी वाई डी जेड। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है डी एस का मान, एन कैप का मान। अच्छा, एफ वेक्टर कहाँ से निकालेंगे? तो बच्चे आप ध्यान से देखें, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर में ये चीज़ दे रखी है हमें। भाई हम इस चीज़ का इस चीज़ से कंपैरिजन करेंगे तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हमें ये दिखेगा। तो हम पहले एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर के बारे में थोड़ा देखते हैं और फिर देखते हैं इसमें से एफ और डी आर कैसे निकालेंगे। तो एफ वेक्टर क्या चीज़ होगी इसके अंदर वो देखते हैं। तो थोड़ा सा मैंने साइड में काम करके सिखाया हुआ है, देखें ध्यान से। तो बच्चे इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ, बेटर है आप पहले पीडीएफ को देख लें अच्छे से, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करें। तो पहले ये वाला काम देखें, फिर मैं इधर वाला पोर्शन दिखाऊंगा आपको। बच्चे मान लो एफ वेक्टर अपना है F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप, और आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो डी आर वेक्टर हो जाएगा डी एक्स आई कैप
डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। और अगर अब हम एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकालें तो बच्चे जैसे ही आप इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप वाले का आई कैप वाले से, तो एफ वन का मल्टीप्लाई डी एक्स से, ऐसे ही जे कैप वाला जे कैप वाले से तो एफ टू का मल्टीप्लाई डी वाई से, और ऐसे ही के कैप वाला के कैप से तो एफ थ्री इंटू डी जेड। तो ये मान आएगा बच्चे किसका, एफ वेक्टर डॉट डी आर। यानी बच्चे हमें अब पता लग चुका है कि डी एक्स के साथ जो होता है वो एफ वन, डी वाई के साथ जो होता है एफ टू, और डी जेड के साथ जो होगा वो एफ थ्री। तो अगर मुझे क्वेश्चन में एफ वन एफ टू एफ थ्री मिल जाए तो वो मैं यहाँ पर रख दूंगा तो पूरा एफ वेक्टर मिल जाएगा। तो एफ वन के साथ हमेशा आई कैप, एफ टू के साथ हमेशा जे कैप और एफ थ्री के साथ हमेशा के कैप। तो अब सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जो क्वेश्चन आपको दिया हो गया था उसके अंदर से अगर हम निकाल लें तो ध्यान से देखें, आपको क्वेश्चन ये दिया गया था बच्चे, अभी अभी हमने देखा पीछे कि डी एक्स के साथ जो चीज़ होती है वो एफ वन को रिप्रेजेंट करती है और एफ वन वाले का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एक्स वाई आई कैप, और डी वाई वाले के साथ जो भी चीज़ है वो एफ टू है और उसका जे कैप के साथ तो एक्स वाई स्क्वेयर जे कैप। और क्योंकि इसमें डी जेड आ ही नहीं रहा तो एफ थ्री मिला ही नहीं, एफ थ्री मिला ही नहीं तो उसको के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। तो कुल मिलाकर एफ वेक्टर अगर इस चीज़ में से छांटना होता है तो वो क्या होगा, डी एक्स के कोफिशेंट के साथ आई कैप लगा दो तो एक्स वाई आई कैप, डी वाई वाले के साथ जे कैप लगा दो, और अगर डी जेड होता तो उसके साथ के कैप लगा देते। तो एफ वेक्टर हो गया एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वेयर जे कैप। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों में अगर स्टोक्स थ्योरम से कर रहे हैं तो इस चीज़ को इससे कंपैरिजन करोगे तो इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीखो। डी एक्स के साथ जो चीज़ होगी उसके साथ आई कैप लगा दो, डी वाई के साथ वाली चीज़ के साथ जे कैप, और डी जेड अगर है तो उसके साथ के कैप। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं अब हम कैलकुलेशन। तो ध्यान से देखें बच्चे, तो इसकी कैलकुलेशन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसकी कैलकुलेशन में आगे है बच्चे, ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो बच्चे और जो सी स्क्वायर दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। सी जो स्क्वायर दिया हुआ है वो इन वर्टेसिस से मिलकर बन रहा है। वर्टेसिस दे रखे हैं 1 0 -1 0 0 1 और 0 -1। तो पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे कि इन चार वर्टेक्स से जो वर्ग बनेगा वो कहाँ होगा। हमें दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में है तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई। ध्यान से देखो डायग्राम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई। अब बच्चे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद पहला कोऑर्डिनेट है 1 0। 1 0 का मतलब x का मान 1 और y का मान 0 तो यहाँ होगा। दूसरा है -1 0 यानी x का मान -1 और y का मान 0 तो x का मान -1 और y का मान 0। फिर 0 1 की बात करें तो x तो 0 और y 1, बचे x 0 y एक्सिस पे होता है और 1 यानी 0 और -1 यहाँ कहीं हो जाएगा। और ऐसे 0 -1 की बात करें तो x तो 0 और y -1 तो x तो 0 और y -1, y -1 नीचे होता है तो यहाँ लिख दिया। इन चारों से एक स्क्वायर बना दिया, ये एक वर्ग की शेप है। अब बच्चे ये वर्ग बन गया। अब वर्ग के अंदर बनाने के बाद ये हमें क्लोज कब दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, तो इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। एक्स वाई प्लेन में है तो इसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का मतलब के कैप, तो एन कैप का मान हो गया के कैप। तो फाइनली इसको लिखते कैसे हैं पेपर के अंदर, तो बच्चे ये देखें ध्यान से। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। हेयर सी इज़ द स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन विद वर्टिसेस रिस्पेक्टिवली। सी हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में जिसके वर्टिसेस हमें ये चारों दिए हुए हैं। फिर हमने अपने क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको कंपेयर करवाया किससे, एफ वेक्टर डॉट डी आर से। तो एफ वेक्टर मैंने आपको लिखना सिखाया है, डी एक्स के साथ जो भी चीज़ है उसके साथ आई कैप और डी वाई के साथ जो भी चीज़ है उसके साथ जे कैप। तो इस तरीके से आप निकालते हैं बच्चे एफ वेक्टर। उसके बाद देखें ध्यान से, बाय स्टोक थ्योरम। अगर स्टोक थ्योरम का यूज़ करें तो इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन एस डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। अब बच्चे हमने क्लोज का बना ही लिया है। अब हम तो सिर्फ ये आर एच एस सोल्व करेंगे, ये जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कैसे करेंगे, एस हमें दिया हुआ एक स्क्वायर है किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो हमने ये बना दिया। अब इस सरफेस में क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस में है तो डी एस का मान हो गया डी एक्स डी वाई। एन कैप का मतलब परपेंडिकुलर, सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो इसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस यानी के कैप, तो एन कैप का मान हो गया के कैप। अब क्योंकि जब हम इसमें मान रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं डी एस की वैल्यू जैसे ही डी एक्स डी वाई रखेंगे तो डबल इंटीग्रेशन है तो एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट भी चाहिएगी। तो एक्स और वाई की लिमिट अगर हमें निकालनी है तो इस पूरे क्लोज कर्व के अंदर हम अगर देखें तो एक्स के लिए तो एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो एक्स -1 से कहाँ तक जा रहा है +1,
तो x का मान तो हो गया -1 से +1। और y के लिए देखें तो बच्चे y के लिए ये इस लाइन से इस लाइन तक, और ये लाइन मिनिमम अपने को -1 और मैक्सिमम अपने को +1 दे रही है, तो y का मान क्या हो गया -1 से +1। तो इस तरीके से x की और y की लिमिट्स निकाल लेंगे हम। अब जैसे ही x और y की लिमिट निकाल ली तो पहले आप डेल्टा वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर निकाल लो। अब ये आपने वेक्टर की बुक में पढ़ रखा है कि डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो बच्चे डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट साइन का यूज़ करते हैं। ऊपर लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। सबसे पहले डेल वेक्टर के कोफिशिएंट। तो डेल वेक्टर होता क्या है, थोड़ा सा अगर लिख के बताएं तो डेल वेक्टर होता है बच्चे डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये होता है। तो यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट डेल बाई डेल एक्स, जे कैप का कोफिशिएंट डेल बाई डेल वाई और के कैप का कोफिशिएंट डेल बाई डेल जेड। ऐसी एफ वेक्टर की बात कर लो तो एफ वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट एक्स वाई, जे कैप का कोफिशिएंट एक्स वाई स्क्वायर और क्योंकि के कैप आ ही नहीं रहा तो कोफिशिएंट 0। अब 3 × 3 का डिटर्मिनेंट हमें सोल्व करना आता ही है। तो बेसिकली हम आर एच एस के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। एन कैप भी निकाल चुके हैं, डी एस डी एक्स डी वाई है और एक्स और वाई की लिमिट भी निकाल चुके हैं। अब सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है, उठाकर फिर इसमें रख देंगे और सोल्व कर देंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो ई वैल्यूएशन में हम सिर्फ सरफेस इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल देंगे। अब ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे करते हैं ये भी सीख लो। तो सबसे पहले आई कैप को रखेंगे एज इट इज़, इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इसका इससे प्रोडक्ट, तो 0 इंटू कुछ भी 0। और बच्चे ये इससे प्रोडक्ट होगा तो जेड के रिस्पेक्ट में करना है। एक्स वाई स्क्वेयर का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पार्शियल कर रहे हैं तो हमें एक्स वाई तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 0 और 0 लिख दिया। फिर जे कैप के साथ आएगा माइनस, क्योंकि हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो इसको निशान देंगे माइनस का जे कैप। फिर इस रो और इस कॉलम को ढक लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और माइनस करके इसका इससे, जब इसका इससे करेंगे तो बच्चे जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई तो कांस्टेंट, तो ये भी 0 हो गया। फिर बच्चे प्लस का के कैप, प्लस के कैप के लिए करेंगे तो इसका इससे प्रोडक्ट और इसका इससे प्रोडक्ट, तो बच्चे इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बच्चे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 क्या बचेगा वाई स्क्वायर। फिर माइनस करके इसका इससे प्रोडक्ट, इसका इससे करेंगे तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 और x एज अ कांस्टेंट, तो सिर्फ x बच जाएगा। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव तो आपको आना चाहिए बच्चे। जैसे ही आपने ये वैल्यू निकाल ली तो उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों स्टेप तो 0 हो गए और ये बना वाई स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू के कैप, तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू के कैप, ये मान आ गया डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का। अब पहले सारी प्लानिंग निकाल लेते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है एन कैप से, ये बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, इसको अच्छे से बना लो। तो बच्चे डॉट प्रोडक्ट करना है एन कैप से, तो हमने डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ये निकाला ही है, इसको बुला लिया। और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है एन कैप की वैल्यू हमने निकाली है के कैप, तो डॉट प्रोडक्ट कर दिया इसका के कैप से। अब डॉट प्रोडक्ट होता है सेम का सेम से, तो के कैप वाला के कैप से करेगा तो ये 1 हो गया, तो कुल मिलाकर बच गया वाई स्क्वेयर माइनस एक्स। तो बच्चे ये वैल्यू आ गई डेल स्क्वेयर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप की। तो ये पूरा मान उठाकर मैं इतने इतने की जगह रख रहा हूँ, डी एस की वैल्यू रख रहा हूँ डी एक्स डी वाई, और बच्चे एक्स और वाई की लिमिट रख रहा हूँ -1 से 1 और -1 से 1। अब डबल इंटीग्रेशन आपको आता है तो ये स्टेप अब आपको समझ में आने चाहिए, तो मैं दिखा देता हूँ। तो बच्चे कुल मिलाकर पूरा मान इक्वेशन 1 में रख दिया। इक्वेशन 1 कौन सी है, हमारी स्टोक थ्योरम। तो देखें ध्यान से, ये हमारी इक्वेशन 1 है स्टोक थ्योरम। इसमें एफ वेक्टर डी आर वेक्टर यानी इस जो पूरा क्वेश्चन था, क्योंकि देखो एफ वेक्टर ये था और डी आर वेक्टर ये होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वापस यही चीज़ बन जाएगी। तो ये तो पूरी चीज़ रख दी हमने इसके अंदर और यहाँ पर वैल्यू रख दी। तो कुल मिलाकर बस RHS में मान पुट किया हुआ है, तो RHS में मान पुट कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखें। तो LHS उसने इसलिए ये लिख दी, एफ डॉट डी आर की जगह पूरी ये वैल्यू यानी क्वेश्चन ही बन गया। बराबर में -1 से 1 लिमिट एक्स की, -1 से 1 लिमिट वाई की, और अंदर उसका मान निकाला था हमने वाई स्क्वेयर माइनस एक्स और डी एस का मान डी एक्स इंटू डी वाई। अब बस सोल्व कर दो। पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई स्क्वेयर का करेंगे और एक्स का करेंगे, तो देखते हैं कैसे किया। अब उसके अलावा इसने ना प्रॉपर्टी लगा दी, आपकी मर्जी है प्रॉपर्टी चाहिए मत लगाओ। इसने प्रॉपर्टी क्या लगाई कि भाई वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई के बदले अगर माइनस वाई रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हो गया तो -1 से 1 लिमिट को 2 टाइम्स 0 से 1 कर दो, वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज आप सीधा इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो वाई स्क्वेयर का करोगे वाई की क्यूब अपॉन 3 और एक्स तो एज अ कॉन्स्टेंट है और 1 का करेंगे तो वाई,
और फिर लिमिट रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये स्टेप आपकी मर्जी है आपको परफॉर्म करना है या नहीं। तो उसने लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टी। तो ये एक इवन फंक्शन होने की वजह से -1 से 1 लिमिट को लिख दिया 2 टाइम्स 0 से 1, और ये फंक्शन एज इट इज़ वाई के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, dx बाहर। अब कर दो वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वेयर का हो गया y³ / 3, एक्स तो एज अ कॉन्स्टेंट है, खाली 1 का वाई के रिस्पेक्ट में y हो गया। लिमिट चल रही है 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y के बदले 1 रखेंगे तो 1/3, इधर 1 रखेंगे तो माइनस का x, और लोअर लिमिट 0 y के बदले रखेंगे तो पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2 बचे, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, तो 2/3 तो कॉन्स्टेंट, 1 का क्या हो गया x, x का करेंगे तो x²/2, तो बचे x का करेंगे तो x²/2। तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन आपको नहीं देखने इस नोट्स में, तो ये परफॉर्म आप खुद कर सकते हो। तो ध्यान से मैं कर देता हूँ करेक्शन। तो बच्चे इस x का करेंगे अगर हम, तो ये आएगा x²/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब 1 रखेंगे तो ये बनेगा 2/3, इसमें 1 रखेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा 1। तो बच्चे ये स्टेप पूरा का पूरा सोल्व होकर बनेगा, जब 1 रखेंगे तो 2 से 2 कट गया, ये 1 बनेगा, ठीक है, अगर नोट्स के हिसाब से देख रहे हो तो। फिर माइनस का 1 रखेंगे, तो बच्चे माइनस का 1 रखेंगे तो ये बनेगा -2/3, और माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस। फिर माइनस का 1 जब इसमें रखेंगे तो -1 का स्क्वायर तो हो गया +1, और माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और 2 और 2 कटकर 1 बन गया, तो ये बनेगा प्लस का 1। तो ये +1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 2/3 और 2/3 जुड़कर हो जाएगा 4/3। तो इंटीग्रेशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, डबल इंटीग्रेशन की यूनिट आप सर से कर चुके हैं और उसमें आपने अच्छे से डबल इंटीग्रेशन सीख रखा है। तो ये वाला काम अब आगे का वो आपका ही था, पर ये तो बस फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने दिखा दिया। तो बच्चे आंसर आया 4/3, और हमें इसमें सिर्फ इवैल्यूएशन का था, तो हमने सरफेस इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल दिया। तो यही उस क्लोज कर्व का इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन भी सेम, इवैल्यूएशन ही करना है और स्टोक थ्योरम की हेल्प से। तो बच्चे सबसे पहले हमें ये क्लोज कर्व दिया हुआ है, अब आपको डायरेक्ट मैंने एफ वेक्टर लिखना सिखाया है। dx के साथ जो भी चीज़ है उसके साथ लगा दो i कैप, dy के साथ जो भी चीज़ है उसके साथ j कैप, और dz के साथ जो भी चीज़ है उसके साथ k कैप। एफ वेक्टर तो मिल जाएगा। फिर वो क्या कह रहा है, सिर्फ इवैल्यूएशन करना है, तो हम वही सरफेस इंटीग्रेशन निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमें जो सी बाउंड्री दी हुई है वो एक रेक्टेंगल बना रहा है। रेक्टेंगल का मतलब बच्चे आयत बना रहा है, और वो आयत बन कैसे रहा है, एक्स की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई, यानी 0 से पाई की रेंज का, और वाई 0 से 1 की रेंज का। अच्छा, जेड बराबर 3 दिया है, तो जेड एक कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट है इसका मतलब जो रेक्टेंगल बन रहा है वो एक्स और वाई प्लेन में बन रहा है, क्योंकि एक्स 0 से पाई तक वेरी कर रहा है और वाई 0 से 1 तक, पर जेड फिक्स रह रहा है। इसका मतलब वो रेक्टेंगल जेड प्लेन में नहीं है। तो हमारी सरफेस जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका परपेंडिकुलर जो हो गया वो जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस का मतलब डायरेक्शन वाइज के कैप। तो इस क्वेश्चन में भी एन कैप का मान के कैप है। तो इस तरीके से हम सोचते हैं, और यहाँ पर मैंने यही इसीलिए लिखवाया है क्रॉस, कि इसका इस क्वेश्चन पे अब कोई फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि जेड प्लेन में ये वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है। इसका मतलब हमारा जो रेक्टेंगल है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में बन रहा है। अब देखो एफ वेक्टर उसने डायरेक्ट ऐसे ही लिखा है, साइन जेड के साथ लगा दिया आई कैप, माइनस कोस एक्स के साथ जे कैप, और साइन वाई के साथ के कैप। फिर एक्स और वाई की लिमिट भी डायरेक्ट ही दे रखी है, तो हमें लिमिट भी नहीं सोचनी। एक्स 0 से पाई की लिमिट है और वाई की 0 से 1 की लिमिट है, तो जेड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि जेड एज अ कांस्टेंट है। अब रेक्टेंगल बना दिया, तो बच्चे उसने जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, रेंज दी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया। तो देखते हैं डायग्राम किस तरीके से कंसीडर किया है हमने, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो बच्चे एक्स की लिमिट आपको अगर मैं बताऊं तो 0 से पाई दी हुई थी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिससे आप बात को समझें। एक्स दिया हुआ था हमें 0 से पाई तक की रेंज, और वाई दी हुई थी हमें 0 से 1 तक की रेंज। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, अब देखो सबसे पहले दोनों के फर्स्ट बंदे ले लिए, तो x0 y0, तो ये आ गया पॉइंट। फिर x तो 0 ले लिया, और बच्चे y की वैल्यू 1 ले ली, तो 0,1। फिर x को पाई ले लिया और y को 0 ले लिया, तो पाई,0। फिर x को भी पाई और y को भी 1, तो x को पाई यानी x एक्सिस y x बराबर पाई कहाँ होगा, y एक्सिस के पैरेलल। और x बराबर 1 की बात करें बच्चे, y बराबर 1 की बात करें तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये बन गया पाई,1।
तो इन चारों पॉइंटों से बनने वाला रेक्टेंगल बना दिया हमने एक्स और वाई प्लेन में। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो डी एस यानी सरफेस हमारी किस प्लेन में है, एक्स वाई में, तो डी एक्स डी वाई। क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो परपेंडिकुलर जेड एक्सिस यानी के कैप, तो एन कैप का मान के कैप। एक्स देख सकते हो जीरो से लेकर कहाँ तक दौड़ रहा है, पाई तक, और वाई के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कट करोगे तो वाई इस लाइन पर जीरो है और इस लाइन पे वाई का मान 1 है, तो वाई की लिमिट हो गई 0 से 1। अब स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट बुला लिया, इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर डबल इंटीग्रेशन डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। अब हम सबसे पहले डेल क्रॉस एफ निकाल लेते हैं, तो आई कैप जे कैप के कैप, डेल के कोफिशिएंट्स रख दो तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और एफ वेक्टर हमने ऊपर ऊपर निकाल रखा था, पिछले पेज पे देखना आप लोग। तो आई कैप का कोफिशिएंट था साइन जेड, जे कैप का कोफिशिएंट था माइनस कोस एक्स, और के कैप का कोफिशिएंट था साइन वाई। तो आप पहले पीडीएफ निकाल लें जिससे बस आप वीडियो को देखें और आपको बातें समझ में आ जाएं। अब आई कैप के लिए सोल्व करेंगे तो इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इसका इससे प्रोडक्ट, तो डेल बाई डेल वाई साइन वाई, और माइनस करके इसका इससे प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और कोस एक्स का डेल बाई डेल जेड, तो डेल बाई डेल जेड। यहाँ पर कोस चेक कर लेते हैं एक्स है या जेड है, तो बच्चे क्वेश्चन में कोस एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ भी फिर आप कोस एक्स कर लीजिए। तो ये तो कोस एक्स है, यहाँ पर लिखते वक्त कोस एक्स कर लो ये। तो इस नोट्स में थोड़ी बहुत मिस्टेक देखने को मिलेगी बच्चे, तो वो मैं टाइम टू टाइम आपको सही करवा ही रहा हूँ। फिर माइनस का जे कैप, इसको निशान माइनस का देते हैं, इसका इससे प्रोडक्ट किया हुआ है, फिर माइनस करके इसका इससे प्रोडक्ट ये भी लिख दिया बच्चे, फिर प्लस का के कैप, इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इसका इससे प्रोडक्ट, तो डेल बाई डेल एक्स माइनस कोस एक्स, और माइनस करके इसका इससे प्रोडक्ट, तो लिख दिए बच्चे स्टेप। अब बस कर दो पार्शियल, साइन वाई है और ये वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो साइन वाई का हो गया कोस वाई, ये कोस एक्स है और हमें जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो जीरो हो गया, तो इसको लिखेंगे ही नहीं। फिर इधर आ जाओ, ये वाई है और ये एक्स है तो ये नहीं होगा पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में तो जीरो होगा, और ये जेड है तो साइन जेड का कितना होता है, कोस जेड, तो बच्चे साइन जेड का डिफरेंशियल कोस जेड, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कोस जेड इंटू जे कैप। ऐसे इधर आ जाओ बच्चे, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन एक्स इंटू के कैप, और ये जीरो इसलिए हो गया क्योंकि ये जेड है और हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये निकल गया डेल क्रॉस एफ। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू समीकरण नंबर 1 डेल क्रॉस एफ का डॉट प्रोडक्ट करना है एन कैप के साथ, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट करना है अगर एन कैप के साथ, तो एन कैप की वैल्यू देखो कितनी है, के कैप, तो बच्चे हम डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर भी निकाल रहे हैं, तो ये डेल क्रॉस एफ हो गया, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है एन कैप की वैल्यू है के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बस के कैप का के कैप से होगा, तो के कैप का के कैप से 1 बचा कितना, सिर्फ साइन एक्स, तो ये पूरा मान आ गया इसका साइन एक्स, तो इसका मान तो आ गया साइन एक्स, डी एस का मतलब है डी एक्स डी वाई, और डबल इंटीग्रेशन है तो एक्स की लिमिट 0 से पाई और वाई की लिमिट 0 से 1, बस आगे तो डबल इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ डॉट डी आर में तो अपने वो क्वेश्चन ही पुट कर देते हैं हर बार, और बराबर में 0 से पाई एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट 0 से 1, पूरा स्टेप सोल्व होकर साइन एक्स, डी एस के बदले डी एक्स डी वाई। अब पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन एक्स तो एज अ कॉन्स्टेंट, और 1 का करेंगे तो वाई, अब गलती ये मत करना कि वाई यहाँ लिख दो, नहीं, वाई आगे लिख देना, क्योंकि गलती से यहाँ लिख दिया तो तुमने एंगल में ही लिख दिया, जबकि साइन एक्स तो पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, और डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ 1 का वाई आएगा, तो वाई आगे लिखना है, तो मैंने लिख के दिखाया हुआ है। तो देखें ध्यान से, साइन एक्स और फिर ब्रैकेट में अलग से लिखो वाई, जिससे तुमसे गलती ना हो। अच्छा, लिमिट चल रही है 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0, ये तो कुल मिलाकर खत्म हो गया, तो सिर्फ साइन एक्स बचा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, लिमिट चल रही है 0 से पाई, माइनस को बाहर निकाल दिया, अपर लिमिट रखी तो कोस पाई, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखी तो कोस 0, तो ये कोस एक्स है। कोस पाई का मान -1, कोस 0 का मान 1, -1 -1 -2 इंटू माइनस +2, तो दैट इज आंसर। और मैंने ये लिख के दिखाया कि तुम ऐसे मत लिख देना, ये गलत है, इस तरीके से लिखना, ये सही है। तो ये छोटी छोटी बातें लिखवाता हूँ जिससे आपको पेपर में गलती ना हो। अब बच्चे ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, सिर्फ वीडियो में तुम्हें दिखा रहा हूँ और तुम घर से इसको सोल्व करोगे। तो देखो ध्यान से, इसमें भी ई वैल्यूएशन करना है। अब कल जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें वेरीफाई करना होगा, तो ध्यान से सुनो। ई वैल्यूएशन बाय स्टोक थ्योरम इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर, इसमें एफ वेक्टर अलग से ही दे ही दिया।
आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में ही दे रखा है, तो अब हमें उसको उस तरीके से छांटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सी जो क्लोज कर्व है वो एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बन रहा है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 1 0 0 एंड 1 1 0। अब इसने बोला नहीं कौन से प्लेन में बन रहा है ट्रायंगल, पर हम दिमाग लगाते हैं बच्चे, इसके जितने भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसमें तीसरा तीसरा कोऑर्डिनेट देखो, तीसरा तीसरा कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। इसका मतलब ये जेड प्लेन में नहीं है भाई। एक्स का कोऑर्डिनेट ये है, वाई का ये है, जेड का ये है। जेड का मान इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो जेड प्लेन में नहीं है, तो सिर्फ कौन से प्लेन में है, एक्स और वाई में। तो आप चाहो तो इसको बोल दो एक्स एक्सिस और इसको बोल दो वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इन तीनों से अपने ट्रायंगल बनाकर देखते हैं। तो 0 0 0 का मतलब तो ओरिजन। अब तुम ये वाला 0 तो भूल ही जाओ, 1 0 कहने का मतलब ये वाला होगा, क्योंकि एक्स का मान 1 और वाई का मान 0। जेड भी 0 ही होता है एक्स एक्सिस पे। और 1 1 0 की बात करें तो x1 y1, तो x से भी 1 दूरी पर गए और y से भी 1 दूरी पर गए, तो ऐसे नहीं बनेगा ये ट्रायंगल। थोड़ा सा मैं शेप सही बना के देता हूँ आपको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बचे आपका 1 0 0 वाला पॉइंट यहाँ होगा, 0 0 0 वाला पॉइंट यहाँ होगा, और 1 1 0 यानी x से भी 1 और y से भी 1, तो ये पॉइंट होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 1 0। तो ये बनेगा ट्रायंगल तुम्हारा। ये बना लेना डायग्राम। अब ये ट्रायंगल बन गया और हमें बस क्या निकालना है कि ई वैल्यूएशन। तो हम तो डबल सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा, ऐसे एक ट्रायंगल बना रहा है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है ट्रायंगल तो इसका भी एन कैप के कैप हो गया, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर भी जेड एक्सिस, और एक्स वाई प्लेन में सरफेस है तो डी एस का मान डी एक्स डी वाई हो गया। अच्छा, एक्स और वाई की लिमिट की बात करें तो एक्स 0 से लेकर 1 तक, और वाई की भी बात करें तो 0 से लेकर ऊपर में 1 तक। तो एक्स की भी लिमिट 0 से 1, वाई की भी लिमिट 0 से 1। बस इस इंटीग्रेशन को बुला लो। पहले डेल क्रॉस एफ निकाल लो, एफ तुम्हें दिया ही हुआ है तो डेल क्रॉस एफ निकाल लेते हैं। तो ये निकाल के दिखाया हुआ है। अब ये काम तुम्हारा है, नोट्स में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो ये आप चेक करेंगे बच्चे। तो एक्स की लिमिट 0 से 1, वाई की लिमिट 0 से 1, डेल क्रॉस एफ के लिए हमने सारे मान रख दिए। तो आई कैप के लिए सोल्व करेंगे तो इसका इससे प्रोडक्ट दिख ही रहा है 0 होगा, क्योंकि इसमें एक्स और जेड है और इसमें वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और इसका इससे करेंगे तो इसमें भी 0 ही होएगा, क्योंकि हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जबकि इसमें एक्स है, तो ये तो पूरा स्टेप 0। माइनस का जे कैप के लिए सोल्व करेंगे तो इसका इससे होगा, माइनस एक्स का क्या होगा -1, तो माइनस का 1 बचेगा। और इसका इससे करेंगे तो 0, क्योंकि वाई स्क्वेयर का जेड के रिस्पेक्ट में 0, तो कुल मिलाकर माइनस का जे कैप बचेगा। उसके अलावा के कैप के लिए करेंगे तो इसका इससे बिल्कुल होगा 2x, और इसका इसके लिए भी होगा तो माइनस करके 2y, तो 2x - 2y के कैप भी बचेगा और प्लस का जे कैप भी बचेगा। तो ये बचेगा डेल क्रॉस एफ, और उसका डॉट प्रोडक्ट करना है एन कैप के साथ। एन कैप की वैल्यू है के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो के कैप का के कैप से बचे, के कैप का सिर्फ के कैप से होगा, इससे तो होगा ही नहीं। तो बचेगा क्या, 2x - 2y। फाइनली ये पूरा सरफेस इंटीग्रेशन बुला लिया। एक्स की लिमिट थी 0 से 1, वाई की लिमिट थी 0 से 1, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू 2x - 2y, और पूरे इस हिस्से का मान था 2x - 2y, और ds का मान है dx × dy। पहले y के रिस्पेक्ट में कर दो, तो 2x कॉन्स्टेंट, 1 का हो गया y। तो बच्चे लिखा हुआ है, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ मैं यहाँ से। तो 2x और y, 2xy लिखा हुआ है। ये 2x तो एज इट इज़, और खाली 1 का करेंगे तो y, तो सिर्फ y लिखा हुआ है। तो इसको मैं अच्छे से काट देता हूँ, सिर्फ y लिखा हुआ है, तो ये 2xy लिखा हुआ है। फिर -2 एज इट इज़, y का करेंगे तो y²/2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y के बदले पुट करेंगे तो y के बदले 1 रखेंगे तो 2x बचेगा। इधर भी y के बदले 1 रखेंगे तो 2 से 2 तो कट ही गया, तो माइनस का 1 बचा। और जब 0 रखेंगे y के बदले तो दोनों स्टेप 0, तो रखने की जरूरत नहीं है। फिर x का करेंगे तो x²/2, और 1 का करेंगे तो x, 2 से 2 कट गया, 1 रखेंगे तो 1 - 1, और 0 रखेंगे तो 0। तो कुल मिलाकर ये पूरा स्टेप सोल्व करने पर 0 बन जाएगा। तो बच्चे ध्यान से देखें, इसमें 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1, माइनस इसमें भी 1, और लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ऑलरेडी सारे दोनों स्टेप 0 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर टोटल स्टेप भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये फाइनल आंसर आ गया इसका, और इवैल्यूएशन ही करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चे ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से देख कर आओगे। कल मैं आपको स्टोक थ्योरम में वेरीफाई वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। तो वेरीफाई वाले में हमें लाइन इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो लाइन इंटीग्रेशन में बेसिकली बस करना क्या होगा, ये सरफेस तो निकालेंगे। अब जैसे लाइन इंटीग्रेशन करना है तो मैं यहाँ से यहाँ का इंटीग्रेशन करूँगा, यहाँ से यहाँ का भी, और फिर यहाँ से यहाँ का भी, तीनों को जोड़ दूंगा, वो हमारा लाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा। और अगर लाइन और सरफेस बराबर आ गए तो क्वेश्चन में स्टोक थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई।
तो वो कल के क्वेश्चंस रहेंगे, तो कल के क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा आपको। बेटर है आप पहले PDF बनाकर नोट कर लें अच्छे से। तो बच्चे ओके, थैंक यू क्लास।